नमस्कार। बजट 2018 में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। बजट शब्द मूलतः फ्रेंच या फ्रांसीसी शब्द बुजेट से आया है। सीधे शब्दों में कहें तो बजट का मतलब एक निश्चित अवधि में आय और व्यय की योजना है। हमारे संविधान में बजट या आम बजट शब्द का जिक्र नहीं है, लेकिन उसकी जगह संविधान के आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। आम बजट में सरकार की आर्थिक नीति की दिशा दिखाई देती है। इसमें मंत्रालयों को उनके खर्चों के लिए पैसे का आवंटन होता है और आने वाले साल के लिए कर या टैक्स के प्रस्तावों का ब्यौरा पेश किया जाता है। वर्तमान मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट 1 फरवरी को पेश होगा। आज लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर्थिक विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार अमित भनोट। अमित जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। अमित जी, संसद का बजट सत्र जैसा मैं कह रहा था कि आज से शुरू हो गया और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से ये बजट सत्र शुरू हुआ है और आज ही वित्त मंत्री ने इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट की भी लोकसभा में पेश कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार इस चालू वित्त वर्ष में विकास दर 6.25% रहेगी और 2018-19 में आर्थिक विकास दर 7 से 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो डीबी लाइव के जितने भी देखने वाले हैं उनको मेरा नमस्कार। अमित भनोट। जैसा कि राजीव जी आपने पूछा और आपका जो सवाल है बहुत रेलेवेंट है आज के परिप्रेक्ष्य में कि जो उम्मीदें हैं बजट से वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और बजट जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है जो आम आदमी है उसका एक जो एस्पिरेशन जिसको आप बोलते हैं, जिसको जो जिज्ञासा है, उम्मीदें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और उसी सिलसिले में आज वो जिस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण से बजट सत्र शुरू हुआ, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वेक्षण जेटली साहब ने रखा, तो उसे देखते हुए बजट जो अगर आप देखें ओवरऑल तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आर्थिक सर्वेक्षण में निकल के आती है वो जीडीपी, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद जिसको आप जीडीपी बोलते हैं, वो जो उसकी एक दर दी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.75 अगर आप देखिए तो अगर आप पिछले एक साल में जितने भी आर्थिक पैमानों पर जितनी भी बातें हुई हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, वो एक ही चीज़ की बात करता रहा है, वो है जीडीपी। और जीडीपी का जो आंकड़ा इस समय इस बार जो उम्मीद जताई है सरकार ने वो 6.75 इस वित्तीय वर्ष जो FY18 है उसमें रहने की उम्मीद जताई है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि 6.75 अगर रहती है तो अगर हम आप देखें तो हम अभी भी जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें सबसे तेजी से उभरने और बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेंगे अगर हम ये 6.75 ग्रोथ अचीव कर लेते हैं। लेकिन थोड़ी सी इसमें चुनौती है क्योंकि ये तो आर्थिक सर्वेक्षण है, गवर्नमेंट ने बोला है, बट अगर आप इसी को देखिए पिछले जो महीने दिसंबर में CSO की अपनी रिपोर्ट आई थी उसमें उसने 6.5 बोला था। RBI जो अपना असेसमेंट दिया है वो 6.7 दिया है। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं 6.75 है। ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि ओवर एम्बिशियस है, बट अगर गवर्नमेंट ने ऐसा दिया है तो कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल एक जिसे कहते हैं मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। जीडीपी की जब भी बात आती है तो कई सारी बातें आती है, लेकिन जीडीपी जो दर है, विकास दर जो है, उसको मापने का कोई पैमाना तो होगा। अमित जी, क्या पैमाना है वो मैं दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा और कि ये पैमाना क्या होता है? देखिए सर, जीडीपी हम जब फाइनेंशियल एक्सपर्ट बहुत सारे बैठते हैं और जब वित्त मंत्री या इकोनॉमिक एडवाइजर जब इसकी बातें करते हैं तो इतना इसको भारी कर दिया जाता है कि एक आम आदमी की समझ से बाहर चला जाता है। बस पक्ष और विपक्ष में ये बातें होती है कि भाई जीडीपी ग्रोथ दर बढ़ गई या घट गई, लेकिन इसको समझना बहुत आसान है। ये मतलब इतना कठिन नहीं है जितना कठिन इसको बताया जाता है। जीडीपी बेसिकली अगर आप देखिए, जैसे कोई भी एक अगर आप परिवार की बात करें, हमारी मान लीजिए एक परिवार में एक हस्बैंड वाइफ हैं जो दोनों ही पैसा कमाते हैं, तो अगर वो पूरे दिन काम करते हैं, एक जो पुरुष है वो नौकरी करता है, एक जो पत्नी है वो भी काम करती है, और वो मान लीजिए एक किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है पुरुष और एक जो महिला है वो किसी IT कंपनी में है, तो अगर ये इन दोनों चीज़ों को अगर आप देखिए तो जो पुरुष है वो अगर मान लीजिए एक फैक्ट्री में काम करने के बाद वो 10,000 रुपये का माल बनाता है उस फैक्ट्री के अंदर, तो वो 10,000 रुपये का माल बनाएगा। वैसे ही जो स्त्री है अगर वो IT में काम कर रही है तो वो एक सर्विस दे रही है, वो एक सेवा क्षेत्र है, वो सेवा देती है और मान लीजिए वो 10,000 रुपये का ही
किसी आदमी को या किसी दूसरी कंपनी को सेवा प्रदान कर रही है, तो उसमें एक साफ साफ दिखाई पड़ता है कि एक आदमी ने मैन्युफैक्चरिंग में 10,000 रुपये का सामान बताया और एक महिला ने वहीं पे सर्विसेज जो सेवा प्रदान की वो 10,000 रुपये की प्रदान की। लेकिन अगर आप पूरे देश के मामले में देखिए तो उसमें सेवा और मैन्युफैक्चरिंग ये बिल्कुल अलग अलग नहीं है। नॉमिनल वैल्यू में वो ये देखता है कि आर्थिक आधार पर ये दोनों चीज़ें, जब इसकी आप मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं, आर्थिक वैल्यू निकालते हैं, वो दोनों मिला के कितनी हुई, तो इसका हिसाब से दोनों की अगर आप मिला देंगे तो आर्थिक मान उसका 20,000 रुपये निकलता है। इसी तरह से देश में 3 तरीके की चीज़ें मानी जाती है। एक मैन्युफैक्चरिंग हो गई, जैसे हमारे देश में जो कोई भी जो सामान आप पैदा करते हैं। दूसरा हो गया एग्रीकल्चर, जो आप एग्रीकल्चर जो खेती आप जो करते हैं। तीसरी हो गया सर्विस सेक्टर, जो सेवा क्षेत्र है। इन तीनों को जब आप मिला देते हैं और उसको आर्थिक आधार पर वो कितना माल पूरे साल में पैदा कर रहे हैं नॉमिनल वैल्यू पे, उसको जब तीनों चीज़ों को ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, उसी मान को जीडीपी कहा जाता है। अब जहाँ तक ग्रोथ की बात है, तो अगर हम मान लीजिए पिछले साल जो हमारा वित्तीय वर्ष है, पिछले साल 2017-18, इस बार पिछले साल था 2016-17, इस बार है 17-18। 16-17 में मान लीजिए हमने मान लीजिए 200 करोड़ रुपए का सामान पैदा किया और इस बार हमने 250 करोड़ का सामान पैदा किया, तो हमारी जो ग्रोथ रेट पिछले साल से इस रेट का जो बेस साल से ऊपर होता है वो 25% की आई। ये इस तरीके का जो ग्रोथ है, इसी को जीडीपी ग्रोथ बोला जाता है, ग्रोथ कहा जाता है। तो यही है, बहुत सीधा है, इसको इतना कठिन बनाने की जरूरत होती नहीं है जी, आसानी से समझा जा सकता है। अमित जी, इस इकोनॉमिक सर्वे में वित्तीय घाटा की बात हुई है, मतलब फिस्कल डेफिसिट की बात हुई है, जो 3.2% रहने का अनुमान लगाया गया है, इसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, और इसका उसके साथ साथ ये सवाल भी जोड़ूंगा कि इसका इम्पोर्टेंस, मतलब ये कि कितना इम्पोर्टेंट है इसको देखिए हमारे इकोनॉमी के लिए। राजीव जी, ये बस यहाँ पे ये एक समझने वाली बात है कि जब आप जीडीपी डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की, उसके बाद जब चीज़ निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बजट आता है जब, तो इस बजट का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जब आप अपने घर का भी बजट बनाते हैं, बहुत सीधा, जैसे आपने शुरू में बताया अभी कि आपने कितना पैसा आप कमाई करके लेके आए और कितना पैसा आपने अपने खर्चों में खर्च किया। तो अभी हम जब जैसे बात कर रहे थे कि एक अगर घर है उसमें एक महिला है और एक पुरुष है और दोनों मिलके अगर 20,000 रुपये कमाते हैं, तो अगर वो 20,000 रुपये कमाते हैं और वो अपने बच्चों की फीस, अपने गाड़ी का पेट्रोल, अपने किचन का जितना भी खर्चा है वो सब करते हुए, मान लीजिए अगर वो 19,000 रुपये खर्च करते हैं तो वो 1,000 रुपये अपनी सेविंग कर सकते हैं, इसको बचत बोलते हैं। ठीक है। वहीं अगर मान लीजिए वो 20,000 रुपये तो कमाते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए उनके बच्चे की फ़ीस ज़्यादा है, मान लीजिए महंगाई की वजह से पेट्रोल महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है, या घर की ईएमआई ज़्यादा जा रही है, तो अगर वो खर्चा मान लीजिए 22,000 रुपये कर देते हैं, तो उनकी इनकम तो 20,000 रुपये है, लेकिन उनकी खर्चा जो है वो 22,000 हो रहा है, तो वो 2,000 कहाँ से लाएंगे? वो 2,000 उनकी कमाई तो है नहीं, वो कहीं ना कहीं उधारी लेके आएंगे। जब वो उधार लेके आते हैं या बाहर से जितनी उनकी इनकम है उससे ज़्यादा पैसा अगर वो खर्च कर देते हैं, तो इसी को बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। दैट मीन्स कि जो आपने कमाया और जो आपने खर्चा किया, अब सरकार के या देश के आधार पर या सरकार के आधार पर ये इसको ऐसे देखा जा सकता है कि सरकार जो खर्चा करती है, मान लीजिए वो पुल बना रही है, रोड बना रही है, बिजली के कारखाने लगा रही है, जो इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम है या अलग अलग तरीके के काम है, उसमें एक पैसा खर्च होता है। उसी तरीके से जब टैक्स आप देते हैं, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से देते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के माध्यम से देते हैं, या दूसरे वेल्थ टैक्स के माध्यम से, जिस तरीके से भी जो रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट का, वो उनकी इनकम है। अब उस इनकम में अगर मान लीजिए जो गवर्नमेंट ये इस तरीके के खर्चे कर रही है, वो ज़्यादा कर देती है, तो उसको जो डिफरेंस आता है उसको फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है या वित्तीय घाटा बोला जाता है। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर मान लीजिए सरकार की जो इनकम है उससे ज़्यादा उसका खर्चा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो जीडीपी है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो लोन वापस करने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं उससे इम्पैक्ट हो जाती है। और कल को आपकी एक कंट्री का जो इसका बहुत जो बुरा प्रभाव होता है, जो जिसको एक्सट्रीम स्थिति बोली जाती है, वो ये है कि आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। कि जो उससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टर है वो आपके ऊपर विश्वास करना बंद कर देगा। वो ये कहेगा कि ये सरकार तो कमाती मान लीजिए $1 ट्रिलियन है, लेकिन खर्च करती है वो $1.5 ट्रिलियन, तो ये $5 ट्रिलियन कब कहाँ से लेके आएगी? और अगर इस स्थिति, अच्छा ये जो चीज़ें पूरी होती हैं वो वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इन सब से
लोन की स्थिति एक लेना पड़ता है, आपको बाहर से गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है। जैसे अभी आपने सुना ही होगा कि 50,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट लोन लेके आ रही है। अब ये लोन लेता है, अब लोन जो लेके आ रहे हैं वो उस स्थिति में होता क्या है कि अगर इन्वेस्टर ये मान लेगा कि भाई ये तो फिजिकली उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये कल को डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। और ऐसा हमने यूरोप में बहुत सारे देश है, जैसे पहले ग्रीस था, स्पेन था, उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया, तो वो स्थिति कहीं ना कहीं देश के सामने भी आ सकती है। जैसा आपने सुना ही होगा 1988 1989 में जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे तो आपको सोना बेचने की स्थिति आ गई, जरूरत पड़ गई थी। तो वो फिजिकल डेफिसिट और जो फिजिकल जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, FRBM एक एक्ट होता है जो एक जिस तरीके से ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट करती है, तो उसके हिसाब से सरकार ने इस बार का जो एक अनुमान लगाया, जो एक टारगेट बनाया, वो 3.2 है। अब वो 3.2 को अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा रुपया इम्पैक्ट हो सकता है, हमारा इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट हो सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एक सवाल ये भी है कि औसत मुद्रास्फीति दर जो है वो पिछले 6 सालों में सबसे कम रही है। यह तो सरकार के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। देखिए, जब आप ये सारी चीज़ें बात करते हैं तो इंडिया एक विकासशील कंट्री है, और जब विकासशील जब देश होते हैं आप, तो आपको निसंदेह कहीं ना कहीं पैसा ज़्यादा खर्च करना होता है, आपको ज़्यादा कारखाने लगाने हैं, आपको ज़्यादा रोड बनानी है। अब इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप डेफिसिट फाइनेंसिंग में जाएंगे ही जाएंगे, फिजिकल डेफिसिट आपका होगा ही होगा। लेकिन फिजिकल डेफिसिट अगर आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ को अगर बढ़ा रहा है, मान लीजिए आपने कारखाना लगाया, कारखाने में उसके बाद एम्प्लॉयमेंट आया, एम्प्लॉयमेंट आने के बाद लोगों को उसमें रोजगार मिला, लोगों ने कमाना शुरू किया, आपका कंजम्पशन बढ़ी और उसके बाद अल्टीमेटली आपका GDP बढ़ी, तो अगर उस चीज़ को सपोर्ट करता है तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन उसके लिए करना क्या होता है, उसके लिए करना ये होगा कि कहीं ना कहीं आपको अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा, जो ब्याज देने की बैंकों की क्षमता है वो बढ़ानी पड़ेगी, तभी आप इस तरीके के जो फंडिंग है उसको बढ़ा सकते हैं। अब अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कम करना है, RBI को अगर वो पावर देनी है, तो आपको महंगाई हर स्थिति में कम करनी पड़ेगी। और महंगाई अगर कम होगी, क्योंकि इसमें देखिए महंगाई और जो ब्याज दर है वो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर महंगाई बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए आप कम कर देते हैं तो महंगाई कहीं ना कहीं वो एकदम से उसको इम्पैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि जो पैसे का जो प्रवाह है मार्केट में वो बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आपने देखा भी होगा, जो पिछले 3 बार से जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी हो रही है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक बिल्कुल स्टेबल करके चल रहे हैं, वो कम नहीं कर रहे हैं। वो कम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर वो कम करेंगे तो प्रवाह बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है। इसलिए ये सरकार के लिए बहुत अच्छी स्थिति है कि 6 साल की जो महंगाई है वो बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर है। इसलिए कहीं ना कहीं वो आज नहीं तो अगली तिमाही की जो घोषणा होगी मुद्रास्फीति की, मौद्रिक उसकी, तो उसमें नीति की, तो वो RBI को एक सहारा दे सकती है और RBI कहीं ना कहीं लोन कम कर सकता है। इस आर्थिक सर्वेक्षण में हम तो बात एक हमने पॉजिटिव पार्ट देखा, लेकिन कई पॉजिटिव पार्ट हैं जो सकारात्मक पहलू हैं, वो क्या क्या हैं? आपने तो अध्ययन किया है, आज आपने देखा है, जरा बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए। राजीव जी, देखिए, एक तो आपने जैसा अभी बताया है कि महंगाई एक बहुत बड़ा वो है कि महंगाई 6 साल के न्यूनतम से 3.3% पे है। अगर इसको आप बोलते हैं बिनाइन इन्फ्लेशन, अगर आप इकोनॉमिक्स के टर्म में, बिनाइन इन्फ्लेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है कि जो उद्योग धंधे हैं उसकी एक डिमांड भी पैदा होती है। जब इन्फ्लेशन हल्का हाई होता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है। उसी तरीके से जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपने देखा भी होगा, पिछली जब फर्स्ट क्वार्टर का हमारा GDP रेट आया था तो 5.7 आ गया था, उस पर बहुत हो हल्ला मचा था, और आपने गुजरात चुनावों में भी देखा होगा कि ग्रोथ रेट नीचे हो गई है। लेकिन वो एक क्वार्टर का सिर्फ वो था। अगर आप ओवरऑल देखिए, और जब से मोदी जी की सरकार आई है, BJP आई है, FY15 अगर आप वित्तीय वर्ष 15 से लेके अभी तक का जो 18 तक का अगर आप असेसमेंट देखिए, जो पिछले 3 साल का अगर GDP ग्रोथ देखिए, वो सारे जो बड़ी इकोनॉमी है उसमें हाईएस्ट है। 7.3% की ग्रोथ से हम पिछले 3 साल से बढ़ रहे हैं। और वो जो 3 साल से ये जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं जो निवेशक है, अगर इसी के हिसाब से अगर आप देखिए, जो हमारा जो आज FDI है वो इसीलिए सबसे ज़्यादा लेवल पे आ गया है। हम $404 बिलियन अपने पास रखे हुए हैं और लोग लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी तो अगर आप देखिए तो जो रिफॉर्म्स भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार ने अब FDI इन रिटेल भी शुरू कर दिया है, FDI इन एविएशन भी डाल दिया है। वो तभी आएगा जब कहीं ना कहीं हमारी जो ग्रोथ रेट है वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि इतना बड़ा देश है और हम अगर सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था रहेंगे तभी
ये इन्वेस्टर हमारी तरफ आएंगे और ये हम इस पैसे को अपनी तरफ आकर्षित करने में रहेंगे। तो ये सबसे बड़ा एक दूसरा पॉजिटिव है। एक तो इन्फ्लेशन, दूसरा जीडीपी ग्रोथ लगातार बनी हुई है। इसके साथ ही एक और बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई है, वो है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर हमारी पूरी जीडीपी को 73% अराउंड जो हमारा जीडीपी का पूरा भाग है वो सर्विस सेक्टर से आ रहा है। हमारा वो तो ठीक है कि हमने देखा कि हमारा कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग इम्पैक्ट हुआ, चाहे उसको आप डिमोनेटाइजेशन की बात करें या जीएसटी की बात करें, बातें बहुत सारी हो रही हैं, वो तो खैर आगे के एनालिसिस है कि वो क्यों इम्पैक्ट हो रहा है, या एग्रीकल्चर भी हम ड्रॉप कर रहे हैं। लेकिन सर्विसेज सेक्टर कहीं ना कहीं रोबस्ट है, और सर्विसेज सेक्टर अगर जो हमारी 73% जीडीपी देता है वो रोबस्ट रहता है, तो हम कहीं ना कहीं इस पूरा विश्व एक आर्थिक मंदी की तरफ अभी मतलब जो एक है चल रहा है, एक मतलब जो स्क्वीज आ रहा है मार्केट बाजार में, उससे हम आराम से निकल सकते हैं और कहीं ना कहीं हमें इन्वेस्टर हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये 3 बहुत पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन इसमें ये बताइए कि इसमें इसके निगेटिव पार्ट्स में यानी कि नकारात्मक पहलू कौन कौन से हैं? जी राजीव जी, देखिए जहाँ तक नकारात्मक पहलू की बात है तो अब सरकार को 2-3 चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि जेटली जी, वित्त मंत्री जी, जब 1 तारीख को बजट अपना देंगे और आर्थिक सर्वेक्षण बिल्कुल साफ तौर पर ये इंगित कर रहा है कि अब जेटली जी का ध्यान कहाँ कहाँ होने वाला है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में एक सबसे बड़ा कारण है वो है फ्यूल इन्फ्लेशन। अगर आप देखें भी तो क्रूड ऑयल लगातार बढ़ रहा है, $80 के पास जा रहा है। अगर क्रूड ऐसे ही बढ़ता रहा, कई राज्यों में इस समय पेट्रोल के दाम 80 रुपये प्रति लीटर तक पहुँच गए हैं। अगर वो 80 रुपये लीटर या 90 रुपये या 100 रुपये तक भी लोग जैसा एक्सपर्ट बता रहे हैं कि वो जा सकता है, अगर ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं और इन्फ्लेशन ऐसा ही बढ़ता है, और जो 3.3% हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं 6, 7, 8% को लगातार 2-3 क्वार्टर तक क्रॉस कर जाता है, तो उसके बाद ये कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए। और ये इंडिकेट साफ तौर पर ये कह रहा है कि इसको देखते हुए, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट वैसे भी आपका 3.2% है, अभी इस समय 3.3% करने की बात चल रही है, क्योंकि ऑलरेडी हम जितना 3.2% का जो हमारा टारगेट था वो हम अक्टूबर तक पूरा कंज्यूम कर चुके थे। तो अगर हम इस साल 3.3% रहते हैं और उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं जेटली जी के ऊपर ये दबाव तो होगा कि 1 तारीख को वो पॉपुलिस्ट बजट जो होता है ना कि जो एक लोक लुभावन बजट होता है और जो जनता को कुछ देने वाला बजट होता है, उससे दूर रहें। ये कहीं ना कहीं एक उनके ऊपर बंदिश तो कहीं ना कहीं लगी ही रही है। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती जो सबसे सामने आ रही है वो ये है कि अभी तक की जो ग्रोथ आपकी आ रही है 7.3% की जो बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पब्लिक फाइनेंसिंग से आ रही है। जो सरकार जो है वो लगातार अपना पैसा खर्च कर रही है, चाहे वो रोड में, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर प्लांट्स और इस तरीके की चीज़ों में पैसा खर्च किए जा रही है। और इसी तरीके से इससे ही जो हमारी ग्रोथ आ रही है, चाहे वो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, चाहे वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ आ रही है, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से आ रही है। लेकिन अगर आप पिछले साल से कंपेयर करिए तो हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग 11.9% से अब वो 9.3% पे आ गई है। दैट मीन्स कि अब जो सरकार की हिम्मत है वो भी कहीं ना कहीं जवाब देती हुई दिखाई दे रही है, डाउन हो रही है। और ये जब भी होता है, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, जो ये जब भी होता है तो सरकार ये करती तो ये है कि ग्रोथ को वो इम्पिटस दे, ग्रोथ को वो सपोर्ट करे, लेकिन जो प्राइवेट स्पेंडिंग है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, वो ज़रूरी होता है किसी भी देश को बढ़ाने के लिए, क्योंकि 85% तक, राजीव जी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोग ज़्यादातर आर्थिक मामलों में और जो जितने भी न्यूज़ चैनल्स हम आज देख रहे हैं वो इस पहलू को छोड़ देते हैं। वो ये है कि जो गवर्नमेंट, जो पब्लिक स्पेंडिंग है, जो प्राइवेट स्पेंडिंग है, जो निजी क्षेत्र में जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, वो 85% ग्रोथ को सपोर्ट करता है, और वो आज देश में नहीं आ रहा है। उसका सीधा सीधा कारण ये है कि जो वो निजी हाथ है, जो निजी उद्यमी है, वो ये देख रहे हैं, उनको उस अनुमान जो ग्रोथ हम दिखा रहे हैं या जो सामने आ रही है उस पर कहीं ना कहीं विश्वास नहीं हो रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगले 10 साल तक ये जीडीपी ग्रोथ ऐसे ही रहने वाली है, तभी वो नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। और जब तक वो नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, नया कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा। और जब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, लोगों की अपनी जो कंजम्पशन है वो नहीं बढ़ेगी। लोगों की कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी तो जीडीपी में वो जो एक सस्टेनेबल ग्रोथ जिसको आप बोलते हैं वो नहीं आएगा। तो ये एक सर्किल है, वो सर्किल को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए। तो ये एक जेटली जी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जो उनको आगे 1 तारीख को बजट में देखना पड़ेगा।
एक अनुमान ये भी है कि इस बजट आर्थिक सर्वेक्षण में कि महंगाई दर बढ़ेगी। जी, महंगाई बढ़ने जैसा जो आप बता रहे हैं उसमें सारी चीज़ें, हालांकि आपने सबको बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया बताया, लेकिन महंगाई पे मैं आना चाहूँगा कि महंगाई को लेकर के सरकार सतर्क तो दिख रही है, अपने आर्थिक बजट में सर्वेक्षण में उन्होंने बताया भी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आने, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि लोक लुभावन बजट नहीं होगा, पॉपुलिस्ट बजट नहीं होगा, महंगाई पर रोक कैसे लगेगी, क्योंकि अगले साल तो चुनाव होना है देश में? देखिए यही मैंने वही राजीव जी आपसे बोला, और ये मैं मानता भी हूँ कि जेटली जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्योंकि 2019 में कहीं ना कहीं चुनाव हैं, और 2019 में जब लोकसभा का चुनाव है तो ऑब्वियसली ये जो मोदी जी की तरफ से उनके पास एक कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो मोदी जी ने बोला भी है कि पॉपुलिस्ट बजट नहीं होगा, लेकिन एक दबाव तो साफ तौर पर सरकार के ऊपर है कि वो पॉपुलिस्ट बजट दें, क्योंकि एक बहुत बड़ी उम्मीद है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो नोटबंदी हो, उसके बाद एक जो 125 करोड़ लोगों में एक उम्मीद तो है कि भाई ये लास्ट बजट है इस सरकार का जो पूर्ण बजट होगा वो लास्ट होगा, तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स स्लैब बढ़ने का एक दबाव वो है, बहुत बड़ी उम्मीद है लोगों को कि इनकम टैक्स स्लैब एग्जम्पशन लिमिट हमारी बढ़ेगी या दूसरे फ़ायदे हमें मिल सकते हैं। वो अगर कहीं ना कहीं वित्त मंत्री जी अपने पास लेते हैं और वो कहते हैं कि नहीं हम तो जी लोगों को देंगे, या किसानों का एक मांग बढ़ रही है कि किसानों के लिए बहुत बड़े अच्छे जो ऑफ़र है, बहुत अच्छे जो बजट में घोषणाएं की जा सकती हैं, तो अगर वो कहीं ना कहीं करते हैं तो सीधा इम्पैक्ट महंगाई की तरफ पहली तो होगा। दूसरा, महंगाई कंट्रोल करने में राजीव जी अगर आप देखिए तो फूड इन्फ्लेशन अभी भी, वो ठीक है कि अगर मैं अभी बोलूं कि फूड इन्फ्लेशन कम रहा तो इस समय पिछले 3-4 महीने में जो खाद्य सामान काफ़ी उनके दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, लेकिन अगर 3-4 सालों का अगर वो देखिए तो फूड इन्फ्लेशन हमेशा कम रहा है, क्योंकि अगर आपने देखा हो 2014 में दालों के दाम कहाँ पे पहुँच गए थे, उसके बाद वो न्यूट्रल रहे हैं, तो उसे देखते हुए कहीं ना कहीं फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है। लेकिन 3 चीज़ों के जो दाम हैं, एक उसमें हाउसिंग है, दूसरा उसमें बिजली का दाम है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्रूड है। वो जो फ्यूल कॉस्ट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है, और उसको कंट्रोल करने का अभी सरकार के पास ऐसा कोई साधन नहीं दिखाई पड़ता। अगर वो अपनी जो एक्साइज ड्यूटी वो लेते हैं, या राज्यों की जो वैट, जो जीएसटी का जो वैट उसको मिल रहा है, क्योंकि वो तो अभी जीएसटी में नहीं है, जो वैट मिल रहा है वो उसको कम करते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें कम की जाती हैं, चाहे वो वैट कम किया जाता है या एक्साइज कम किया जाता है, तो सरकार का सीधे तौर पर रेवेन्यू कम हो जाएगा, और रेवेन्यू कम होने से जो फिजिकल डेफिसिट, जो एक आपका जो वित्तीय घाटा है, वो कहीं ना कहीं बढ़ने का एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो एक इसको आप कह सकते हैं राजीव जी कि एक कैच-22 सिचुएशन है सरकार के सामने, जो बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए महंगाई को इन 3-4 चीज़ों में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और उसी को देखते हुए आपको बजट में घोषणाएं भी दिखाई पड़ेंगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि देखिए कुछ ना कुछ तो पॉपुलिस्ट बजट होगा, लेकिन जेटली जी इसमें बचेंगे, क्योंकि अगला, अगर वो अभी पॉपुलिस्ट बजट देते हैं, अगला एक साल बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। तो सर, एक तरफ सरकार के सामने चुनौतियां हैं, तो दूसरी तरफ जनता को सरकार से उम्मीदें हैं, और इस बजट को चुनौतियों और उम्मीदों का बजट कह सकते हैं। एक तरफ चुनौतियां हैं, दूसरी तरफ उम्मीदें हैं, और तीसरी बात यह है कि सामने चुनाव है, तो सरकार के सामने चुनौतियां एक नहीं है, सरकार के सामने। चौथी बात इसमें ये जोड़ दूं, जैसी आप जो किसानों की बात कर रहे थे, किसानों में जो हाहाकार मचा हुआ है, और वो चाह रहे हैं, उनको भी उम्मीद लगी हुई है कि किसानों के लिए कुछ अच्छा आएगा इस बजट में। तो इसी उम्मीद के साथ आज चर्चा हम यहीं रोकते हैं, और अमित जी, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देखते रहिए DB लाइव।